ये तब की बात है जब हम रावलपिंडी में रहते थे। हमारे घर से थोड़े ही फासले पर एक खाली प्लाट था जहाँ पर हर हम शाम क्रिकेट खेलते थे। इस खाली प्लाट के एन सामने फ़ायज़ा आंटी का घर था। वो लोग कुछ ही दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे। घर में अभी तक हम सिर्फ दो मियाँ बीवी ही देखते थे। मियाँ जी तो सुबह सुबह काम को चले जाते और कहीं रात गए ही वापस आते थे। पीछे घर में एक खतून अकेली रह जाती थी और जिसका मशगला शायद लड़ाई था। इनके बाकी फैमिली मेम्बर कहाँ रहते थे? फैमिली में लोग और भी थे कि नहीं, किसी को कुछ इल्म नहीं था कि ना तो वो किसी के घर जाना पसंद करती और ना ही इनके डर से कोई उनके घर जाता। बैटिंग करते हुए अगर ज़रा भी ज़ोर से शॉट लगती तो बॉल सीधा आंटी के घर जाकर गिरता, जो वो ना सिर्फ वापस करती बल्कि उल्टा बाहर निकलकर हमें खूब सुनाती। हम लोग बेहतरी की कोशिश करते, मगर इसके बावजूद हर दूसरी शाम हमारा एक आध बाल उनके घर ज़रूर जाया करता था, जो ज़ाहिर है कभी वापस नहीं मिलता था। इसी तरह हम कई बाल खरीद कर आजिज़ आ चुके थे। आखिर तंग आकर हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि जिसकी भी हिट से बाल आंटी के घर जाएगी वो ही नया बाल ख़रीदेगा। इस फ़ैसले के बाद हम लोग काफ़ी मोहतात हो गए थे। फिर कभी कभी बंदा जोश में आकर हिट लगा ही देता है, ख़ासकर जब लूज़ बाल मिले तो। सो खुशकिस्मती या बदकिस्मती से ऐसा ही एक दिन मेरे साथ भी हुआ। मैं बैटिंग कर रहा था। अब पता नहीं दोस्त ने जानबूझकर या किसी और वजह से मुसलसल लूज़ बालें फेंकनी। एक दो बार तो मैंने लिहाज किया, फिर इस हरामी ने आखिरी बाल कुछ ज़्यादा ही लूज़ फेंकी और इतनी लूज़ कि देखकर मैं रह ना सका और बैट घुमा दिया। रिज़ल्ट वही हुआ जो होना चाहिए था। बाल ने ज़कंद भरी हुई हवा में उड़ते उड़ते सीधा आंटी जी के घर जाकर गिरी। शॉट लगाकर जितना मज़ा आया था उतनी घर बाल देखकर मैं तो बेमज़ा हो गया था। फ़ैसले के मुताबिक अब मुझे नई बाल लाना थी और मेरी जेब बिल्कुल खाली थी। इधर दोस्तों का असरार बढ़ता जा रहा था। मैं जल्दी से न्यू बाल लाऊं कि गेम शुरू हो, और इधर मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी ना थी। मोहल्ले के इकलौते दुकानदार ने भी हमारा उधार बंद किया हुआ था और किसी से उधार क्या मांगता कि सबका हाल एक जैसा था। इधर सब मुझसे फ़िलहाल यही तकाजा कर रहे थे। आखिर मैंने सोचा कि नई बाल तो मैं नहीं लाना जा रहा, चलो आंटी के घर जाकर बाल मांगते हैं, क्या पता बाल मिल ही जाए। वैसे भी अगर यहाँ खड़ा रहा तो ये लोग जान को आ जाएंगे। ये सोचा और आंटी के घर की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँच कर दौड़ते दौड़ते आंटी के घर की घंटी बजाई। दरवाज़ा आंटी ने ही खोला और हस्ब आदत खा जाने वाली नज़रों से मुझे देखा और फिर सख्त आवाज़ में बोली, क्या बात है? उसके इस लहजे की फुंकार सुनकर एक बार तो मेरी जान ही निकल गई। फिर मैं भी हिम्मत करके, उसके सिवा कोई चारा तो नहीं था, बोला, वो आंटी बाल आई है। ऐसा कहते हुए मैंने बड़ा ही मस्कीन मुंह बना लिया और नज़रें नीची करके खड़ा हो गया। अब मुझे नहीं पता कि उनको मेरी मस्कीन शक्ल पर रहम आया था या कोई और वजह थी। बहरहाल मैंने महसूस किया कि आंटी जी कुछ ढीली पड़ गई हैं। सो मैंने एक दफ़ा फिर से सारे जहान की मस्कीनी अपने इकलौते मुंह पर तारी की और बड़े ही आजिज़ाना लहजे में दोबारा दरख्वास्त की कि प्लीज़ आंटी आज बाल दे दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अगर मैं बाल ना दूँ तो? मैंने कहा कि मुझे बाल नहीं ख़रीदनी पड़ेगी और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। पहली दफ़ा मैंने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। वो देख रही थी, अभी तो महीना शुरू ही हुआ था और तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? क्या तुम्हें कोई जेब खर्च नहीं मिलता? तो मैंने जल्दी से कहा, वो तो सारे का सारा खर्च भी हो गया, बल्कि थोड़ा उधार भी चढ़ गया। इस पर वो थोड़ा हैरान होकर बोली, खर्च हो गया? फिर वो कैसे? वो मेरी हालत एक्टिंग देखकर वो खासी महफूज हो रही थी। वो वैसे भी इस टाइम खासा कंफ्यूज था। सो घबराहट में बोला, वो ये सुनकर कदरे से गुस्से से बोली, जल्दी बोलो कैसे खर्च हुए पैसे? उनका डर तो पहले ही दिल में बैठा हुआ था। सो मेरे मुंह से जल्दी में सच्ची बात निकल गई और मैंने कह दिया कि वो जेब खर्च से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सालगिरह का तोहफ़ा लेकर दिया था। वो मेरी बात सुनकर बड़ी हैरानी से मुझे देखने लगी और बोली, ओह फिर तो प्रॉब्लम है। फिर कहने लगी, ओके इंतज़ार करो, मैं बाल लाती हूँ, और ख़ुद घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब वापस आई तो उसके हाथ में बॉल थी, जिसे देखकर मेरी जान में जान आई। उसने मुझे बॉल देने से पहले कहा, फ़र्ज़ करो अगर मैं तुमको बॉल ना देती तो तुम क्या करते?
تو میں نے جواب دیا کسی نہ کسی طرح نیا بال خریدتا اور اس کے بعد پھر 3-4 دن تک روزانہ آپ کی گھنٹی بجا کر بھاگ جاتا۔ یہ بھی ہماری ٹیم کا فیصلہ تھا۔ میری بات سن کر وہ دوبارہ حیران ہوئی اور بولی اچھا تو جس کو بال نہیں ملتی تو وہ یہ کام کرتا ہے؟ پھر اس کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، بولی او اچھا تو یہ چکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ پھر مجھے کچھ نہ کہا اور بار میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ جب بال لے کر میں واپس جانے لگا تو وہ بولی سنو، میں نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی اپنے دوستوں سے کہہ دو کہ آئندہ ہماری گھنٹی نہ بجایا کریں، میں بال دے دیا کروں گی، پر میری ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ بال لینے صرف اور صرف تم ہی آؤ گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آنٹی، صرف میں ہی آؤں گا، اور وہاں سے چلا آیا۔ واپس آ کر جب میں نے دوستوں کو یہ بات بتائی تو وہ بڑے خوش ہوئے، پر میری جان مصیبت میں آ گئی تھی، وہ اس لیے کہ جب بھی بال گرتی مجھے ہی جانا پڑتا اور عموماً 2-4 سنا کر ہی بال مجھے دیتی تھی۔ روز روز کے آنے جانے سے اب میری فائزہ آنٹی کے ساتھ پہلے سے تو اچھی ہیلو ہائے، پھر کچھ فرینڈ شپ بھی ہو گئی تھی۔ گاہے بگاہے اب وہ بال دے دیتے، مجھ سے میری گرل فرینڈ کے بارے میں بھی پوچھ لیتی تھی اور میں ان کو سچ سچ بتا دیتا تھا۔ اس طرح کچھ دن بعد ہماری گپ شپ تھوڑی اور بڑھ گئی۔ ابھی کبھی کبھی وہ مجھے کولڈ ڈرنک کی بھی آفر دیتی اور بعض دفعہ تو میں خود بھی ان کے گھر کے اندر جا کر بال لے کر آتا۔ ہاں مگر ایک بات تھی، وہ یہ کہ جس دن میں کھیلنے نہ جاتا اور بال ان کے گھر چلی جاتی تو وہ میرے سوا کسی اور کو ہرگز بال نہ دیتی تھی، صرف اور صرف میں ہی ان کے گھر سے بال لا سکتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ جب میں ان کے گھر بال لینے گیا تو کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے ان کے چہرے کا رنگ دیکھ کر پوچھا کہ آنٹی خیر تو ہے؟ تو وہ گھبراہٹ میں بولی امی کی طبیعت اچانک زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے، ان دونوں ان کی مما ان سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کوئی دوائی وغیرہ نہیں دی؟ تو وہ کہنے لگی دوائی تو ختم ہونے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ پھر بولی اگر تم برا نہ مانو تو مجھے ان کی دوائی لا کر دے سکتے ہو۔ تو میں نے کہا اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے، آپ حکم کریں کہ کون سی دوائی لانی ہے، میں منٹوں میں لا دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی یہ بہت ارجنٹ مسئلہ ہے، پلیز تم 10-15 منٹ میں دوائی لا سکتے ہو، کیونکہ اس کے بعد ان کی طبیعت اور زیادہ بھی خراب ہو سکتی ہے، اسی لیے پلیز جتنا ہو سکے مجھے وہ دوائی جلدی لا دو۔ اور پھر مجھے جلدی سے ایک کاغذ پر دوائی کا نام لکھ دیا اور ایک بار پھر تاکید کی کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ دوائی مجھ تک پہنچاؤ کہ ٹائم بہت کم ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ کاغذ لیا، بال میں پہلے ہی سیکنڈ سے لا چکا تھا، سو میں نے جلدی سے کاغذ پکڑ اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ راستے میں گراؤنڈ پڑتا تھا، وہاں بال اپنے دوست کو دی اور یہ کہہ کر دوڑ لگا دی کہ میں آنٹی کے لیے میڈیسن لے کر آتا ہوں، اور پھر وہاں سے بھاگم بھاگ میڈیکل اسٹور پر جا پہنچا اور ان کو دوا کا کاغذ دکھایا تو پتہ چلا کہ یہ ان کے پاس وہ دوائی ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا اسٹور وہاں سے تھوڑا دور تھا، سو اب میں اور بھی تیز بھاگ کر اس اسٹور پر خوش قسمتی سے وہ دوائی ان کے پاس موجود تھی، چنانچہ میں نے جلدی دوائی لی اور پھر وہاں سے فل سپیڈ سے بھاگ کر آنٹی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ دروازے پر کھڑی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جب میں نے دوائی ان کو پکڑائی تو اس وقت میری سانس دگنی کی طرح چل رہی تھی، سخت گرمی لگی ہوئی تھی اور تیز سانسوں کے ساتھ ساتھ میں پسینے میں شرابور تھا۔ آنٹی نے مجھ سے دوائی لی اور فوراً اندر اپنی امی کے کمرے میں چلی گئی اور جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئی کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤں اور پسینہ سکا کر ہی جاؤں۔ اب میں ڈرائنگ روم میں گیا اور پنکھا فل سپیڈ پر کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر گرمی پھر بھی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور خاص کر میرا انڈرویئر تو آگ کا گولا بنا ہوا تھا۔ میں نے پہلے تو اپنی شرٹ اتاری اور صوفے پر پھینک کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس وقت جینز کے نیچے پسینے سے بری طرح بھیگا ہوا تھا، جس سے میرا بڑا تنگ ہو رہا تھا، اور میں نے یہ سوچ کر آنٹی اپنی امی کے ساتھ بڑی ہوں گی پینٹ کی زپ کھولی اور بالکل پنکھے کے نیچے کر دی اور کارپیٹ پر لیٹ کر لمبے سانس لینے لگا۔ میرا خیال ہے کہ 5-7 منٹ تک میں ایسے ہی سانس لیتا رہا، پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ اب مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی دیر تک سوتا رہا اور یہ بھی معلوم نہیں کہ فائزہ آنٹی کب کمرے میں داخل ہوئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ ڈرائنگ روم میں موجود تھی اور سامنے صوفے پر بیٹھی میری ہی طرف دیکھ رہی تھی، اور جب میری نظر ان کی نظر سے ملی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ مجھے نہیں پتا کہ آنٹی کب سے وہاں بیٹھی تھی۔
मुझे देख रही थी। फिर मैंने उनको देखकर उठने की कोशिश की तो मुझे उठता देखकर कहने लगी, काफ़ी थके हुए लगते हो। और फिर टाइम पर दवाई ला कर देने पर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी और बोली, अगर तुम भाग दौड़ ना करते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। फिर मेज़ की तरफ इशारा करके बोली, सामने मेज़ पर ठंडे शरबत का जग और गिलास रखा है, उठकर पी लो। और फिर बड़े ही मायनी खेज लहजे में बोली, लगता है कि तुम्हें बहुत गर्मी लगती है। जैसे ही आंटी ने ये बात की, मेरी नज़र अपनी पैंट की तरफ चली गई, जो कि इस वक्त मेरे घुटनों तक आई हुई थी और मैंने सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था और ये काफ़ी छोटा था। और उनकी नज़रों को अपनी तरफ पाकर मेरी तो जान ही निकल गई और मैंने फ़ौरन ही अपनी पैंट ऊपर करने की कोशिश की। और इससे पहले कि मैं अपनी पैंट ऊपर करता, वो बोली, ना ना, ऐसा मत करो। मैंने ये बात सुन ली और कही कि तुम फ़ौरन ही अपनी पैंट दुरुस्त करनी शुरू कर दो। फिर बोली, मुझे पता है कि तुम काफ़ी तेज़ भाग कर आए थे और इससे पहले कि तुमने 2-3 घंटे गेम भी खेली थी। सो ओके यार, ऐसा हो जाता है। मैंने डरने की कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से उठो और ठंडा शरबत पी लो। उनकी बात सुनकर मेरी कुछ जान में जान आई और फिर मैंने उनसे पूछा कि अब आपकी अम्मी कैसी है। कहने लगी कि ठीक है और दवाई खाकर सो गई हैं। अब मैंने दोबारा अपनी पैंट पहनने के लिए हाथ जैसे ही घुटनों तक लाने की कोशिश की तो वो खुद ही उठते हुए बोली, बैठे रहो, शरबत मैं ला देती हूँ। फिर वो उठी और जग से शरबत का गिलास भर कर लाई और वो शरबत का गिलास तो मेरे हाथ में पकड़ा रही थी, पर उनकी नज़रें अभी भी मेरी तरफ थी। ये महसूस करते ही मैंने एक दफ़ा फिर अपनी पैंट ऊपर करने की कोशिश की तो वह कहने लगी, अभी रहने दो कि तुम्हारा पसीना भी खुश्क नहीं हुआ और तुम्हारे कपड़े अभी तक वैसे के वैसे भीगे हुए हैं। ज़रा पसीना सूख जाए तो बेशक पहन लेना। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, ये तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो मैंने कहा, वो जी, वो मैं तो डर गया था। वो मुस्कुराकर बोली, कमाल है, तुम डर तो नहीं रहे, तो फिर तुम्हारा रंग इतना उड़ा हुआ क्यों है? वो बात तो मुझसे कर रही थी, पर उनकी नज़रें मेरी। आखिर मैंने सच्ची बात करने का फ़ैसला कर लिया। बोला, आंटी, मुझे आपसे डर लगता है। तो वो थोड़ा हैरान होकर बोली, तुम मुझसे डरते हो? क्यों, क्या कोई मैं जिन्न हूँ जो मुझसे डर रहे हो? फिर खुद ही हंस कर बोली, तुम मुझसे ना डरो, हम दोस्त हैं यार। हाँ, मैं बहुत सख्त हूँ और कुछ ब्लड प्रेशर की मरीज़ा भी हूँ, पर मेरी सख्ती दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं और ना ही मैंने कभी तुमसे ऐसी कोई सख्त बात की है। फिर मुस्कुराते हुए बोली, टेक इट इजी यार। बेशक इस वक्त उम्र में कम था, पर इतना भी कम नहीं कि आंटी के इशारे को ना समझ सकता। अब मैंने उनके हाथ से शरबत का गिलास लेकर उनका शुक्रिया अदा किया और शरबत पीते हुए उनसे बातें करने लगा। वो अब भी चोर नज़रों से उधर ही देख रही थी और फिर मैंने देखा कि वो अब अंडरवेयर की तरफ देखने के साथ साथ वो बार बार अपनी ज़ुबान खुश्क होते हुए होंठों पर फेर रही थी और उनका रंग भी तो थोड़ा लाल हो रहा था। उनकी ये हालत देखते हुए अचानक मैंने अपने अंडरवेयर से क्लियर सिग्नल महसूस होना शुरू हो गए और अब मैंने थोड़ा अलग, थोड़ा मुख्तलिफ सोचने लगा था और उनकी हालत देखकर मस्त होने लगा। और फिर मैंने मैडम को थोड़ा तंग करने का फ़ैसला किया और ये सोचकर मैं जो बैठकर उनसे बातें कर रहा था, अब मैंने अपनी कोहनियाँ कलीन पर टिका दी और नीम दराज होकर उनसे बातें करने लगा। और मैंने जानबूझकर ऐसे ज़ाविये से कि मेरा सामान ऐन उनके सामने आ गया, जैसे वो बार बार चोर नज़रों से देखे जा रही थी। मैं उनको थोड़ा और तरसाना चाहता था। फिर मैंने उनसे पूछा, आंटी, आप कितने भाई बहन हो? मेरा सवाल सुनकर उन्होंने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा। वो, हम 5 बहन भाई हैं, और सर झुका लिया। फिर कुछ देर तक कमरे में बड़ी ही गंभीर सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो तूफ़ान आने से पहले छाया करती है। यह खामोशी हम दोनों के बीच ख़ास सिग्नल दे रही थी, जैसे मैं समझ रही थी और मैं भी। दोनों अनजान बैठे। वो बदस्तूर निगाह बेंच की गर्दन झुकाकर कलीन पर अपने पाँव का अंगूठा रगड़ रही थी। अचानक मुझे एक आइडिया सूझा। मैंने खामखा ही कह दिया कि लगता है आप भी सख्त गर्मी लग रही है। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर उठाकर एक नज़र मेरी तरफ देखा और बोली, गर्मी लगनी ही है, और क्या सर्दी लगेगी? फिर मैंने उनकी बात का कोई जवाब ना दिया और कलीन से ये कहता हुआ उठ गया कि आपको भी एक गिलास ठंडे शरबत की सख्त ज़रूरत है। जब मैंने शरबत
उठाया तो पैंट मेरे पाँव में आ गई और फिर जग से शरबत का गिलास भरा और गिलास आंटी के पास ले गया और फिर एक ख्याल के तहत मैं उनके सामने कलीन पर लेट गया और दो महीनी लहजे में पूछा, आंटी जी कुछ गर्मी कम हुई? वो भी मेरी बात की तह तक पहुंच गई और बोली, नहीं बल्कि कुछ और बढ़ गई, और मुस्कुरा दी। अब सूरत हाल ये थी कि मेरे सामने सोफे पर दोनों टांगें ऊपर करके बैठी थी और मैं उनके बिल्कुल सामने कारपेट पर लेटा हुआ था। फिर मैं थोड़ा सा खिसक कर सोफे के करीब आया और अपनी एक टांग उठाकर उनके पास सोफे पर रख दी और फिर पूछा, एक गिलास और डाल लूँ? ये कहते हुए खासकर डाल लूँ। फिर थोड़ा ज़्यादा और ज़ोर दिया। उसके साथ ही मैंने अपनी एक टांग सोफे पर रख दी। इधर वो भी मेरी बात का मतलब समझकर बोली, इस छोटे से गिलास से भला कहाँ प्यास बुझती है, पूरा जग पिलाओ तो बात बनेगी। और साथ ही मुस्कुरा दी और अब मैंने अपना सोफे पर धरा पाँव धीरे धीरे से सरकाना शुरू कर दिया। ये देखकर उन्होंने भी फ़ौरन अपनी टांगें सोफे से नीचे लटका दी और अपनी एक टांग मेरी थाई पर रख दी। मुझे इस खेल में बड़ा मज़ा आ रहा था कि बज़ाहिर तो हम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, पर अंदर खाते हम एक दूसरे के साथ सख्त छेड़छाड़ कर रहे थे। और मेरा ख़्याल है अब वो भी मेरी तरह इस सूरत हाल का पूरी तरह लुत्फ़ ले रही थी, क्योंकि अब उनका चेहरा गुलनार तो पहले की तरह ही था, पर अब वो नीचे नहीं देख रही थी बल्कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे मैंने अपना पाँव नीचे करके मेरी थाई पर रखा था, मैंने अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया। अब सूरत हाल ये हो चुकी थी कि जोश के मारे मेरा बुरा हाल था और मैंने लम्हा ब लम्हा कंट्रोल खो रहा था और मेरे हवास मेरे काबू से बाहर हो रहे थे और उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों को में पकड़ लिया था और फिर उनके एक गाल को चूम लिया। अब मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही। वो कह रही थी कि क्या कर रहे हो? तो मैंने जवाब दिया, आपका गाल चूम रहा हूँ। तो वो कहने लगी, ये ठीक नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी? तो मैंने कहा, गर्लफ्रेंड को तो कुछ पता चलेगा तो वो कुछ सोचेगी ना। तो वो सरगोशी की आवाज़ से मैं बोली, फिर भी ये ठीक नहीं। मैं तुम्हारी आंटी हूँ और तुमसे बड़ी भी हूँ। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करो और मुझे छोड़ दो प्लीज़। तो मैंने सरीहन झूठ बोलते हुए जवाब दिया कि आंटी वो मुझे ये सब नहीं करने देती। वो थोड़ा हैरान होकर कहने लगी, अच्छा पर वो क्यों? तो मैंने एक और झूठ बोलते हुए कहा, क्या वो कहती है कि ये सब शादी के बाद करेंगे? तो वह कहने लगी, बात तो वो ठीक कह रही है ना। तो मैंने जवाब दिया कि ठीक तो कह रही है, पर मुझसे अब रहा नहीं जाता, आप मना ना करें। तो आंटी बोली, एक शर्त पर। मैं जल्दी से बोला, जी बताएं। तो आंटी बोली, ये पहली और आखिरी बार होगा और इसके बाद नहीं करने दूंगी। मैंने जल्दी से हाँ कर दी।